ठीक है मैडम, लाइव कर दीजिए। Good morning, students. In the previous class, we are doing with the Sales of Goods Act 1930, where I have covered all what is meaning of sale, what is agreement to sale, and conditions, warranties, what are the rights of the unpaid seller, कौन होते हैं अनपेड सेलर, ये सब हमने लास्ट क्लास में कवर किया था। ठीक है, एज यू नो अनपेड सेलर कौन होता है, जिसको पूरा कंसिडरेशन अभी तक मॉनेटरी कंसिडरेशन इन पार्टली टर्म्स और इन होली मिला नहीं है। ठीक है, सो हेलो, या सो दिस इज एन अनपेड सेलर। ठीक है, सो फीचर्स भी हमने डिस्कस किया था इन आवर प्रीवियस क्लास। We were doing with the rights of unpaid seller, where we have I have discussed with this flow chart with you। हर एक unpaid seller के दो rights होते हैं, rights against goods and rights against buyers personally। ठीक है, so जो rights against goods है, we have already discussed, it is known as real remedies, जो कि further divided into where the property in goods has passed and where the property in goods has not been passed। ठीक है, so इसमें हमारा प्रॉपर्टी पास होता है, then the unpaid seller has three rights with them, that is right of lienen, which comes under section 47 to 49, right of stoppage of goods in transit, and right of resale, which comes under section 54। जस्ट अ रिकैप, ये सब हमने डिस्कस कर लिया था। बट राइट ऑफ लाइनिंग क्या होता है कि अगर अभी तक आपके जो अनपेड सेलर के पास अभी भी पोजीशन है, ठीक है, सेल हो गया है, सेल मतलब ओनरशिप ऑफ गुड्स हो चुका है, ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप ऑफ गुड्स, बट पोजीशन इस अभी तक हुआ नहीं है पोजीशन, तब जो अनपेड सेलर है उनके पास वो राइट है कि वो उस चीज को अभी भी पोजेस कर सके। सो दैट इज राइट ऑफ लाइनिंग। इसके बाद आता है राइट ऑफ स्टॉपेज ऑफ गुड्स इन ट्रांजिट। अगर वो गुड्स सेलर से बायर तक पहुंचाने के लिए एक डिलीवरी इंटरमीडिएट के थ्रू हम पहुंचा रहे हैं, एक कैरियर के थ्रू पहुंचा रहे हैं, तो उस टाइम हमारे पास एज अ अनपेड सेलर ये राइट है कि हम उस डिलीवरी कैरियर को बोले कि अभी आप सेंड मत कीजिए, डिलीवरी मत स्टार्ट कीजिए टू द बायर। दिस इज अबाउट राइट ऑफ स्टॉपेज ऑफ गुड्स इन ट्रांजिट। नेक्स्ट इज राइट ऑफ रीसेल। राइट ऑफ रीसेल मतलब अगर आपका जो गुड्स है वो पेरिशेबल नेचर का है, ठीक है, या फिर आपने पहले ही बायर के साथ अग्री कर लिया था कि आफ्टर आपने 30 डेज का आपको टाइम दिया जा रहा है, अगर उसके बाद आपने पे नहीं किया फुल अमाउंट, देन आई हैव द राइट टू रीसेल टू अनदर पार्टी। ये फर्स्ट कंडीशन आपका ये फुलफिल हुआ हो, आपने ये कंडीशन किया हो, और सेकेंडली ये हो सकता है कि आपका जो गुड्स है वो पेरिशेबल नेचर का है, जैसे मिल्क हो गया, फ्रूट्स हो गए, वेजिटेबल्स हो गए, जो कि विद इन 7 डेज में ही कंज्यूम कर सकते हैं, अदरवाइज वो खराब हो जाएगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एक बायर है, वो सेलर के पास आया टू टेक 100 क्विंटल्स ऑफ पोटैटोज। ठीक है, अब पोटैटो का एक पेरिशेबल नेचर है, कुछ हफ्ते बाद वो खराब हो जाएंगे। उतने टाइम तक अगर बायर ने सेलर को वो पे नहीं किया अमाउंट, तो सेलर हैज द राइट टू रीसेल दैट प्राइस टू अनदर पर्सन। ठीक है, व्हाई वी आर कंसीडरिंग रीसेल, क्योंकि पहले ही सेल हो चुका था, पहले ही बायर और सेलर के बीच में बात हो गई थी, ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप हो गया था, लेकिन अभी भी अमाउंट फुल्ली या पार्शियली या फिर होली नहीं, अमाउंट मॉनेटरी कंसिडरेशन बायर तक सेलर तक पहुंचा था। दैट इज व्हाई इट इज द अनपेड सेलर, एंड उसके ये 3 राइट्स है व्हेन गुड इज अंडर व्हेन द गुड्स द राइट्स अगेंस्ट द गुड्स। ठीक है, जिसको हम रियल रेमेडीज कहते हैं। और एक चीज है द राइट ऑफ विथ होल्डिंग द डिलीवरी ऑफ गुड्स। आप विथ होल्ड कर सकते हैं, आप अभी अपनी जो आपकी गुड्स है, आप क्योंकि आप अनपेड सेलर है, आप अपने गुड्स का जो पोजीशन है वो आप बायर तक नहीं दे रहे हैं। ठीक है, सो यू हैव दैट राइट ऑफ होल्डिंग द डिलीवरी ऑफ गुड्स इफ द बायर हैज नॉट पेड द मनी फुली और पार्शियल। ठीक है, so this is the recap of the previous class related to the rights against the goods of a unpaid seller। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे what rights against the buyer personally, which is a personal remedies। ठीक है, ये जो आपका क्वेश्चन है, this is very important, this topic is very important as per your exam। ठीक है, so just concentrate on this। ठीक है, rights against the buyer personally को हम क्या कहते हैं, पर्सनल रेमेडीज कहते हैं। ठीक है, इसके अंडर 4 राइट्स आते हैं,
4 rights of unpaid seller against the buyer personally. ठीक है, क्या क्या? फर्स्ट इज सूट फॉर द प्राइस. सूट मतलब आपको पता है द अनपेड सेलर कैन कोर्ट में एक केस फाइल कर सकते हैं. ठीक है, उसके बाद आता है सूट फॉर डैमेजेस फॉर नॉन एक्सेप्टेंस, सूट फॉर रिप्यूडिएशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड सूट फॉर इंटरेस्ट, that is comes under section 61. ठीक है, so what are all these we will discuss here. ये सब हमने लास्ट क्लास में डिस्कस कर लिया था. अब हम आते हैं what we have to discuss in today's class. Yes, this is rights of an unpaid seller against the buyer personally. The following rights are also called the personal remedies. मैंने पहले कहा इसको personal remedies कहते हैं, और जो कि the rights of an unpaid seller against the goods है, जो कि right of lining, right of goods in transit and right of resale है, उसको हम कहते हैं real remedies. ठीक है, so these personal remedies are available to the unpaid seller over and above the already discussed rights against the goods called real remedies. Okay, so पहला right क्या है? Against the buyer of an unpaid seller, suit for price, which comes under section 55. इसमें क्या कहा है? The seller is entitled to sue the buyer for the price of the goods in the following two cases. पहला क्या? As an unpaid seller, first where the property has passed. Property has passed मतलब risk has been passed. ठीक है, when we are talking in terms of Sales of Goods Act, we always consider as property transfer means risk transfer. ठीक है, जहां पर risk transfer हो गया है वहां पर under a contract of sale the property of goods has passed to the buyer and the buyer wrongfully neglects or refuses to pay the goods. risk transfer हो गया है, क्यों? क्योंकि आपका ownership transfer हो गया है. तो इस केस में जब डिलीवरी हो रहा है तब अगर जो सेलर है उन्होंने बोला, सॉरी नॉट सेलर, बायर ने बोला कि I refuses to pay for the goods or he wrongfully neglects for the goods which comes under section 55 of the subsection 1, then the unpaid seller has right to file a suit for the price. Okay, next case is where the property has not passed, मतलब where the risk of the property, risk of that goods has not passed. वहां पर भी similar ही thing है. वहां पर भी अगर buyer ने wrongfully neglect किया या he refuses or she refuses to pay for the goods, then also the buyer, the unpaid seller has right to file a suit for the prices. Where under contract of sale the price is payable on a certain date irrespective of the delivery, the buyer wrongfully neglects or refuses to pay such price. It may be noted that the seller may exercise such right even if the property has not passed and the goods have not been appropriated to the contract. अभी तक goods भी transfer नहीं हुए हैं, ना ही आपकी जो risk है वो भी transfer हुए हैं, लेकिन आपका Sales of Goods Act हो गया, मतलब आपकी जो ownership है वो transfer हो गई है. In that case, if the buyer wrongfully neglects or refuses to pay for such prices, then the seller has right to file a suit for price. ठीक है, जो भी उसमें अमाउंट लगा है वो अमाउंट के लिए वो सूट कर सकता है. फॉर एग्जाम्पल, आपने आप एक बायर है, मैं एक सेलर हूँ. ठीक है, आपने मुझसे कार खरीदा. ठीक है, सारे डॉक्यूमेंट्स बन गए हैं. अब आप बोल रहे हैं जब मैं डिलीवरी करने जा रही हूँ, आपने कुछ अमाउंट पे किया. फॉर एग्जाम्पल आपने 10,000 पे किया, अभी भी 40,000 रुपीज अभी आपको देना है. ठीक है, अब आपने कहा कि जब डिलीवरी होगा तब आप देंगे. अब आपने क्या किया? डिलीवरी लेते वक्त आपने रिफ्यूज कर दिया कि आई विल नॉट पे. ठीक है, ये एक पहला केस है. दूसरा केस ये है, आपने प्रॉपर्टी ले लिया, मुझसे मेरी कार ले ली, 10,000 रुपीज भी दिया, आपने कहा 40,000 रुपीज आपको मैं इस डेट पर दूंगा, लेकिन उस डेट पर आपने नहीं दिया. सो इन दैट केस आल्सो आई एज अ अनपेड सेलर कैन सूट अ फाइल फॉर प्राइस. ठीक है, नेक्स्ट damages for non acceptance. This comes under section 56. ठीक है, सूट फॉर damages for non acceptance मतलब क्या है कि आपने डिलीवरी करवा दी. ठीक है, आप बायर और सेलर के बीच में ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल बना कि आप ये गुड्स मुझे इस डेट पर डिलीवरी करवाएंगे. ठीक है, अब जब डिलीवरी करवाई, ठीक है, कुछ अमाउंट दिया था और बाकी अमाउंट डिलीवरी के
टाइम पे देने के लिए उन्होंने बात की थी। जब डिलीवरी करवाने गए तब क्या हुआ कि डैमेजेस हो गए, ठीक है, मतलब उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया। अब एक्सेप्ट नहीं किया, फिर वो सामान वापस आया। उस बीच में अगर कोई डैमेज होता है गुड्स को, ठीक है, so now as an unpaid seller I have the right to suit against the buyer for the damages for non acceptance, ठीक है, where the buyer wrongfully neglects or refuses to accept and pay for the goods, the seller may sue him for the damages for non acceptance. Seller will be entitled to claim quantum of damages as per the provision contained under section 73 of Indian Contract Act 1872. अब ये claim quantum of damages क्या है, which we will discuss here. Quantum of damages ये है discussed under Indian Contract Act section 73. जब आप quantum of ये आप जब क्वांटम ऑफ डैमेजेस को आप लिखेंगे, ठीक है, तो आपको दो चीज लिखना पड़ेगा। वेयर देयर इज अ रेडी मार्केट फॉर द गुड्स, मतलब जो गुड्स में आपका और बायर का एक आप एज अ सेलर और मैं एज अ बायर, हम दोनों के बीच में एक अग्रीमेंट हुआ है फॉर सेलिंग ऑफ अ पर्टिकुलर गुड्स, ठीक है, वो गुड्स मार्केट में रेडिली अवेलेबल है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कुछ भी पेरिशेबल गुड्स हो गया, आपके कंज्यूमेबल गुड्स हो गए, आपके कार्स हो गए, बाइक्स हो गए, कुछ भी ऐसे इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हो गए जो कि मार्केट में इजीली अवेलेबल है, ठीक है। वैसे किसी चीज का डैमेज होता है तो द बायर इज एंटाइटल्ड टू क्लेम डैमेजेस not buyer, the seller is entitled to claim damages equal to the differences between the contract price and the market price on the date of breach. जिस दिन वो ब्रीच होता है, ठीक है, जिस दिन वो ब्रीच होता है उस दिन आपका जो सामान है, ठीक है, जिस गुड्स में आपके बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, उस कॉन्ट्रैक्ट प्राइस का और मार्केट प्राइस का जो डिफरेंस होगा, वो डिफरेंस आप क्लेम कर सकते हैं एज अ अनपेड सेलर, ठीक है। सिमिलरली ये राइट्स बायर के पास भी होता है, लेकिन ये बायर वाला राइट्स आपके सिलेबस में नहीं है, सो वी विल नॉट डिस्कस अबाउट दैट। वी आर डिस्कसिंग द क्वांटम ऑफ damages that the unpaid seller is can claim to the court while filing a suit against the buyer, ठीक है, ये पढ़ रहे हैं। तो इसमें आपको ये पॉइंट्स लिखना है कि दिस क्वांटम ऑफ डैमेजेस कम्स अंडर सेक्शन 73 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। और ये क्वांटम ऑफ डैमेज कौन से दो तरीके से होगा, एक फर्स्ट वेयर देयर इज अ रेडी मार्केट फॉर द गुड्स, जहां पर गुड्स इजीली अवेलेबल है, वो सिमिलर गुड्स जिसमें हमने ट्रांजैक्शन किया है, वहां पर फॉर एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। मैं एक सेलर हूँ, आप एक बायर है, आप मुझसे कार खरीद रहे हैं, ठीक है, एट द टाइम ऑफ डिलीवरी और उससे पहले आपने मना कर दिया कि मैं पेमेंट नहीं करूँगा, ठीक है। तो वो कार मेरे आपके पास गई, फिर वापस आई, ठीक है। तो वो जो डैमेज हुआ, ठीक है, क्या पता उसमें कुछ कार में टिंट आ गया, उसके ग्लास पेन टूट गया, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अगर वो डैमेजेस हुए तो हम उस डैमेजेस को कैसे कैलकुलेट करके कैसे मेजर करेंगे, दैट इज क्वांटम ऑफ डैमेजेस। हाउ, वो मार्केट, वो गुड्स क्या था, कार जो कि इजीली अवेलेबल है, देन व्हाट इज द डैमेज कॉस्ट, वो डैमेज का क्वांटम क्या होगा, द डिफरेंस बिटवीन द कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, मतलब जब हमने कॉन्ट्रैक्ट किया वो जो प्राइस और अभी जो प्रिवेलिंग प्राइस है मार्केट का उस कार का, दैट विल बी द डिफरेंस and that I can claim from the buyer and I can file a suit against the damages for such goods, ठीक है। So this is where the goods are available. Next is where the goods do not have a ready market. For example, एक पेंटिंग है, ठीक है, एक ऐसा पेंटिंग जो कि उसकी मार्केट इजीली मतलब उसके सेलर बायर्स इजीली अवेलेबल नहीं होते, ठीक है, जिनका इंटरेस्ट होता है पेंटिंग्स खरीदने का, दैट कम्स इन करोर्स ऑफ रुपीज, वही खरीदते हैं, तो उनका रेडी मार्केट अवेलेबल नहीं है, राइट। इन सच केसेस हाउ वी कैन calculate or how we can measure the quantum of damages. The quantum of damages will depend upon the facts of each particular case. कैसा केस है उसी हिसाब से आपका damages calculate होते हैं, ठीक है। So this is about your the quantum of damages, ठीक है।
ये जो हमने यहाँ पर क्वांटम ऑफ डैमेजेस पढ़ा, ये क्वांटम ऑफ डैमेजेस क्या हो सकता है उसको अभी हमने डिस्कस किया, ठीक है। सो व्हाट इज सूट फॉर डैमेजेस फॉर नॉन एक्सेप्टेंस? अगर आपने एक्सेप्ट नहीं किया और उस बीच में कोई डैमेजेस हुआ आप तक जाने तक, फिर मेरे पास वापस आने तक उस डैमेजेस को मैं क्लेम कर सकता हूँ। आई कैन सूट a file against the buyer for the damages for non-acceptance that comes under section 56. Suit for इसमें एक और चीज आता है, charge for the care and custody of the goods। इसका मतलब ये है, फॉर एग्जाम्पल मैं सेलर हूँ, आप बायर है, आपने मुझसे एक हॉर्स खरीदा, ठीक है। अब आपने कहा आफ्टर 15 डेज आप ये हॉर्स को डिलीवर कीजिए। अब इस 15 डेज में वो हॉर्स ने कुछ खाना खाया होगा, उसका कुछ मेडिकल एक्सपेंसेस लगा होगा, उसके नहाने धोने का कुछ खर्चा पड़ा होगा, ठीक है। सो वो सारे जो अमाउंट है, वो सारे जो एक्सपेंसेस है, वो एक्सपेंसेस को भी किसको बियर करना पड़ेगा? बायर को बियर करना पड़ेगा। एज अ सेलर मैं भी उसका पे कर रही हूँ, लेकिन जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल हो जाता है, ठीक है, अब उन्होंने कहा 15 दिन बाद डिलीवर करने के लिए, लेकिन 15 दिन पहले ही कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल हो चुका है, ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप हो चुका है, देन उस 15 दिन का जो एक्सपेंसेस है उसको केयर एंड कस्टडी करने का उस गुड्स का, दैट आल्सो हैव टू बियर बाय द बायर। अगर बायर ने बियर नहीं किया तो एज अ सेलर, एज अ अनपेड सेलर, आई कैन सूट अ फाइल अगेंस्ट द बायर फॉर द डैमेजेस और फॉर दिस रीजनेबल चार्ज ऑफ केयर एंड कस्टडी ऑफ द गुड्स, ठीक है। ये पॉइंट भी आपका उस वाले सेक्शन में आता है। अब आते हैं हम नेक्स्ट सेक्शन में, दैट इज सूट फॉर डैमेजेस फॉर रिप्यूडिएशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। Where the buyer repudiates the contract before the date of delivery, known as anticipatory breach of a contract as per section 39 of Indian Contract Act, the seller may, अब repudiation क्या होता है? Repudiation is refuse to accept, ठीक है। We have discussed when we are doing the Indian Contract Act 1872. Repudiation means refuse to accept under section 60। अगर जो बायर है वो ही रिफ्यूज टू एक्सेप्ट द कॉन्ट्रैक्ट बिफोर द डिलीवरी डेट ऑफ डिलीवरी, नोन एज एंटीसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, देन आप क्या कर सकते हैं? डिलीवरी की डेट से पहले ही उन्होंने मना कर दिया, ठीक है, तो आपने सोचा कि ये एंटीसिपेटरी ब्रीच है, अभी ये एक्चुअल ब्रीच नहीं है, एंटीसिपेटरी ब्रीच है, तो आप क्या कर सकते हैं? आप अभी तक आप डेट ऑफ डिलीवरी तक का वेट कर सकते हैं, ठीक है, या फिर आप उस कॉन्ट्रैक्ट को रिसेंड कर सकते हैं, ठीक है, एंड sue the buyer for the anticipatory breach of contract। एग्जांपल, ये कार का ही एग्जांपल लेते हैं। आप बायर हैं, मैं सेलर हूँ, आपने मुझसे कार खरीदा, ठीक है, आपने कहा कि डिलीवरी मुझे कीजिए आप अक्टूबर 1 को, ठीक है, आज हो रहा है हमारा जून 16। अब अक्टूबर से पहले सितंबर 15 को ही जो बायर है उसने मना कर दिया, ही रिफ्यूजेस टू एक्सेप्ट द कॉन्ट्रैक्ट बिफोर द डेट ऑफ डिलीवरी, ठीक है। अब मेरे पास एज अ सेलर, मेरे पास एन अनपेड सेलर, क्योंकि अभी तक पूरा अमाउंट नहीं मुझे मिला है उस कार का, एज अ अनपेड सेलर मेरे पास दो ऑप्शन है। पहला, मैं 1 अक्टूबर तक वेट कर सकती हूँ, क्योंकि अभी तक उन्होंने एंटीसिपेटरी ब्रीच है, दैट इज नॉट एक्चुअल ब्रीच, अभी तक वो डेट ऑफ डिलीवरी का टाइम आया नहीं है, बिफोर द डेट ऑफ डिलीवरी उन्होंने मना किया है, ही रिफ्यूज टू एक्सेप्ट द कॉन्ट्रैक्ट, दैट इज रिप्यूडिएट्स। सो अब मैं ये कर सकती हूँ कि मैं 1 अक्टूबर तक वेट करूँ, या फिर मेरे पास दूसरा ऑप्शन है कि मैं इस कॉन्ट्रैक्ट को रिसेंड करूँ, मतलब रिवोक करूँ, दैट इज मैं इसको वैलिड ना मानूं, और मैं बायर को स्यू करूं कि उन्होंने एंटीसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किया है, ठीक है। सो दीज आर द टू वेज वेयर वी कैन फाइल अ सूट फॉर डैमेजेस फॉर रिप्यूडिएशन, दैट इज रिफ्यूज टू एक्सेप्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, और इंटरेस्ट और स्पेशल डैमेजेस, दैट इज सेक्शन 61, ठीक है। Under section 61, where in contract of sale, the seller tenders deliver of goods to the buyers and the buyer wrongfully refuses to accept and pay the price from them, the seller may be either claim reasonable interest or claim damages, ठीक है। इसमें क्या है कि अगर सेलर ने ऑफर किया डिलीवर करने के लिए, ठीक है, किसको? बायर को, और बायर ने क्या किया? उसको रिफ्यूज कर दिया, wrongfully refuses to accept for the and pay the price for them, सेलर के पास दो ऑप्शन है, वो जो उस पर रीजनेबल इंटरेस्ट बनता है वो क्लेम कर सकता है, और दूसरा क्लेम फॉर द डैमेजेस।
मतलब इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। अभी मैंने आपने मुझसे कार खरीदा ऑन 1 जुलाई 2022, ठीक है। आपने कहा कि मैं 1 अक्टूबर 2022 को मैं ये आपको अमाउंट दूंगा, ठीक है। अगर मैंने वो एक्सेप्ट किया एज अ क्रेडिट सेल तो ठीक है, जो क्रेडिट सेल का इंटरेस्ट लगता है वो ठीक है। अदरवाइज अगर मैंने क्रेडिट सेल नहीं सोचा, आपने फिर भी बोला कि 2 मंथ्स बाद आप वो लेंगे, डिलीवरी लेंगे, और आपने नहीं लिया, ठीक है, तो आई हैव ऑल्सो द राइट टू file a suit for the interest or the special damages. These are the special damages, ठीक है। Thus, where he can recover damages, he is not entitled to claim interest. जहां आप डैमेज इंटरेस्ट आप फाइल कर रहे हैं फॉर द डैमेजेस, वहां आप इंटरेस्ट क्लेम नहीं कर सकते। वाइस वर्सा, जहां आप इंटरेस्ट क्लेम कर रहे हैं वहां पर आप डैमेजेस क्लेम नहीं कर सकते, ठीक है। So in the absence of contract to the contrary, the court may award interest on the amount of the price from the date of tender of goods or from the date on which the price was payable, ठीक है। मतलब जिस दिन से प्राइस पेबल था, जब तक वो मिला नहीं, उस पर जो अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट बनता है, ठीक है, अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट दैट you have to as a buyer have to pay the seller. That is the this about this section 61, okay। इंटरेस्ट कितने परसेंट होगा, मंथली होगा, क्वार्टरली होगा, किस बेसिस पर होगा, ये कौन डिसाइड करेगा? दिस इज इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ द कोर्ट कि ऐसा ये इंटरेस्ट किस मेथड से होगा, कितना परसेंट होगा, वो इंटरेस्ट कौन डिसाइड करेगा? कोर्ट डिसाइड करेगा, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट योर suit for interest for the special damages. This brings us to the end of the rights of an unpaid seller, ठीक है। अब ये अनपेड सेलर के राइट्स यहाँ खत्म होते हैं। नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक व्हिच इज परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल अंडर सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930, ओके। बिफोर दैट, इफ यू हैव एनी डाउट, जस्ट पुट इन द कमेंट बॉक्स। Let me check. Good morning, everyone. थैंक यू फॉर गिविंग द गूगल ड्राइव लिंक। मैंने वो पब्लिश कर दिया है। जिसके पास नहीं है एक्सेस कर लीजिए, नोट्स वहीं पर ही सब मिलेंगे, ठीक है। यस, आफ्टर द क्लास आई विल शेयर द करंट पीडीएफ ऑल्सो। बस सही से आ रही होगी शिवानी, मैंने अभी माइक्रोफोन मेरे मुंह के सामने रख लिया एकदम। मुझे राइटर का नाम हिंदी बुक्स के एज सच मुझे याद नहीं है, ठीक है। आप मुझे एक बार मेल कर दीजिएगा नरगिस, मैं आपको ऑथर बता दूंगी, ठीक है। हिंदी मीडियम में बुक्स अवेलेबल है, बिजनेस लॉ के है, ऐसे नहीं है, ये न्यू सब्जेक्ट नहीं है, बहुत पुराना सब्जेक्ट है, बहुत सालों से चल रहा है। तो हिंदी मीडियम में बुक्स तो अवेलेबल है। आप एक बार ऑनलाइन चेक कर लीजिए या पीडीएफ ऑनलाइन देख लीजिए, वहाँ से परचेज कर लीजिए। ऑफलाइन क्लासेस भी होंगी। चैप्टर्स सारे आ रहे, जो टॉपिक्स मैं नहीं कवर करवा रही हूँ उसका मतलब वो सिलेबस में नहीं है, ठीक है। अगर ये अनपेड सेलर के राइट्स ही कवर करवाए है, बायर के नहीं करवाए, तो बायर के राइट्स आपके सिलेबस में नहीं है। जो जो सिलेबस में है आई एम कवरिंग ऑल दैट पॉइंट्स, ठीक है। बस उस हिसाब से आप पढ़ाई कीजिए, ठीक है। नहीं हुआ है एज सच। मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम से पहले नहीं बताऊंगी, मैं ड्यूरिंग द क्लास में आपको बताती रहती हूँ कौन से इंपॉर्टेंट आपके टॉपिक्स है, ठीक है। यस, दैट इज आर्बिट्रेरी ब्रीच। तक एग्जाम्स है। ऑफलाइन क्लासेस का टाइम टेबल आपको मिल जाएगा, उसके हिसाब से आपके डेज पता चल जाएंगे किस दिन आपको आना है, ठीक है। इसके भी इंफॉर्मेशन आपको बिफोर द एग्जाम आपको मिल जाएगा, ठीक है। सो नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, ठीक है। दिस इज अ वेरी स्मॉल टॉपिक बट दिस इज ऑल्सो अ इम्पॉर्टेंट वन। Performance of contract of sale means the delivery of goods by the seller and acceptance of the delivery of goods and payment of for the same by the buyer.
परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल का क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जो एज अ सेलर मैं आपको गुड्स डिलीवर कर रही हूँ और एज अ बायर आप गुड्स को एक्सेप्ट कर रहे हैं और आप पेमेंट भी कर रहे हैं एज अ बायर टू द सेलर. These all three concepts comes under the performance of contract of sale. क्या क्या? मैं एज अ सेलर आपको गुड्स डिलीवर कर रही हूँ, आप एज अ बायर गुड्स को एक्सेप्ट कर रहे हैं और साथ ही साथ आप पेमेंट भी कर रहे हैं टू द सेलर एज अ बायर. ओके. According to section 31, it is the duty of the seller to deliver the goods and of the buyer to accept and pay for them in accordance with the terms of the contract of sale. कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में जैसा लिखा होगा कि कैसा प्लेस होना चाहिए, किस प्लेस पर डिलीवर होगा, किस टाइम पर डिलीवर होगा, किस मैनर से डिलीवरी ऑफ गुड्स होगा, आप किस मोड से एक्सेप्ट करेंगे, आप कहाँ पर एक्सेप्ट करेंगे, पेमेंट किस बेसिस पर होगा, कितने अमाउंट का पेमेंट होगा, कब कब होगा, ये सब अगर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में लिखा है तो वेल एंड गुड. अगर नहीं लिखा है, अगर इट इज साइलेंट and do not contain anything regarding these matters in contract of sale, then the rules laid down in the Sales of Goods Act shall be applied. अभी जो मैं आपको रूल्स बताऊंगी वो रूल्स अप्लाई होंगे कब होंगे? अगर बायर और सेलर के बीच में कोई भी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल related to the time, place of manner and delivery of goods, acceptance of delivery, payment of price, इसके बारे में कोई भी चर्चा नहीं हुई है, कोई भी रिटन एग्रीमेंट, ओरल एग्रीमेंट नहीं हुआ है, कोई बातचीत नहीं हुई है कहाँ पर किस टाइम पर किस जगह पर डिलीवरी होगा, कौन से सामान की डिलीवरी होगा, किस मोड ऑफ पेमेंट से डिलीवरी होगा, क्या पेमेंट का प्राइस होगा, ये अगर नहीं है तो फिर कौन से रूल्स अप्लाई होंगे? रूल्स लेड डाउन बाय सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, जो कि मैं अभी आपको पढ़ाऊंगी. ठीक है. मीनिंग एंड मोड्स ऑफ डिलीवरी, तीन टाइप के डिलीवरी होते हैं. एक्चुअल डिलीवरी, योर next is symbolic delivery and constructive delivery, which is also known as delivery by atonement. ठीक है. क्या होता है एक्चुअल डिलीवरी? जहां पर सेलर ने बायर को सामान दे दिया, बायर ने सामान एक्सेप्ट कर लिया और आपको अमाउंट भी पे कर दिया. सो दैट इज द एक्चुअल डिलीवरी where the goods are physically handed over by the seller or his authorized agent to the buyer or his authorized agent. The delivery of goods is said to be actual. हमने कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी पढ़ा था, उसमें हमने पढ़ा था कि हु इज ऑथराइज्ड एजेंट. ठीक है. तो सिमिलरली एक्चुअल डिलीवरी में क्या होता है? अगर मैंने बायर को सामान पहुंचा दिया, गुड्स पहुंचा दिया, ठीक है, उसको एक्चुअल डिलीवरी कहेंगे. या फिर मेरे एजेंट मतलब सेलर के एजेंट ने बायर को पहुंचा दिया तो भी एक्चुअल डिलीवरी है. अगर मैंने बायर के एजेंट को पहुंचा दिया सामान तो भी वो एक्चुअल डिलीवरी है. और अगर मेरे ऑथराइज्ड एजेंट ने, सेलर के ऑथराइज्ड एजेंट ने बायर के ऑथराइज्ड एजेंट को गुड्स डिलीवर कर दिया, दैट इज आल्सो एक्चुअल डिलीवरी. नेक्स्ट इज सिंबॉलिक डिलीवरी. सिंबॉलिक डिलीवरी मतलब वेयर द गुड्स आर नॉट physically handed over to the buyer but the means of obtaining the possession of goods is delivered to the buyer. The delivery of goods is said to be symbolic. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल एक वेयर हाउस है, ठीक है, वेयर हाउस की कीज मैंने आपको दे दी, so that is also a symbolic delivery. हमारे बीच में सेल ऑफ गुड्स हुआ related to the warehouse और the goods in the warehouse. तो मैंने गुड्स आपको warehouse की कीज दे दी है तो वो गुड्स आपके हो गए. so that is symbolic delivery. ठीक है. एक्चुअली फिजिकली मैंने आपको हैंडेड ओवर ना करके वहाँ की कीज आपको दे दी है कि अंदर जो भी सामान है वो आपके हैं. so that is also symbolic delivery. ठीक है. Example, handing over the keys of the godown or documents of title of the goods, example bill of lading or railway receipt, these are of the symbolic delivery. ठीक है. Symbolic delivery is as effective as actual delivery even though there is no change in position of goods. पोजिशन ऑफ गुड्स में कोई चेंजेस नहीं आ रहा, जो सामान वहीं पर ही रह जा रहा है, कोई यहाँ से वहाँ सामान एक्सचेंज नहीं हो रहा है, बट स्टिल इट इज एज इफेक्टिव एज एक्चुअल डिलीवरी. ठीक है. नेक्स्ट इज थर्ड इज द कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी और द डिलीवरी बाय अटॉर्नमेंट. ठीक है. कभी कभार ये जो छोटे छोटे टर्म्स है ना, ये साइड में 2 मार्क्स या 3 मार्क्स क्वेश्चंस में आ जाता है. ठीक है. So what is constructive delivery or delivery by atonement? Where a person in possession of goods, the seller, मतलब किसके पास वो goods होते हैं? The seller. He acknowledged to the buyer that he holds the goods on his behalf. Delivery by atonement or constructive delivery takes place. For example,
इसको हम आगे भी पढ़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक कार है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल सैंट्रो कार है। अब मेरा एक फ्रेंड है, वो मेरे पास आया और उसने कहा कि मुझे ये 1 महीने के लिए यूज करने के लिए प्लीज मुझे देगा। तो मैंने कहा ठीक है, ओके फाइन, यू कैन टेक दैट, आई कैन गिव दैट सैंट्रो कार टू हिम। अब उसी 1 महीने में, फॉर एग्जाम्पल 16 जून है, उसने 16 जुलाई तक के लिए उसने मुझसे वो कार लिया, ठीक, उसके यूज के लिए। अब उसी बीच में हम दोनों के बीच में कोई सेल ऑफ एग्री कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल नहीं हुआ है, ही जस्ट टेक द कार फॉर हिज यूसेज। अब एक थर्ड पर्सन आया, फॉर एग्जांपल 30 जून को, उसने मुझसे बोला कि मुझे आज ही कार चाहिए, आपकी सैंट्रो कार एट 5 लाख रुपीज। मुझे लगा कि वाओ, इट्स वेरी गुड डील, ठीक है, बाहर इसका मार्केट प्राइस 3 लाख रुपीज है, मुझे 5 लाख रुपीज में मिल रहा है। सो नाउ दिस इज द कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी भाव। अगर अब जो ए है, जो मेरा फ्रेंड है, उसको तो मैंने 1 महीने के लिए दिया हुआ था, तो अब उसने ये बोला ठीक है, आप जो अभी जो थर्ड पार्टी है, फॉर एग्जाम्पल राम, ठीक है, राम थर्ड पार्टी है, राम को बोला कि 15 दिन बाद मैं आपको ये कार आपको दे दूंगा, अभी तो मैं यूज कर रहा हूँ, लेकिन इस गुड्स का जो ओनरशिप है वो आपके पास ही है। सो दैट इज अ कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी और डिलीवरी बाय अटॉर्नमेंट, वेयर अ पर्सन इन पोजीशन ऑफ द गुड्स ऑफ द सेलर। मेरा जो सामान है वो किसने, मैं सेलर हूँ, मेरा सामान किसी और ने पोजेस किया था, उसने एक्नॉलेज कर दिया किसको, बायर को। बायर कौन है, राम, he is holding the goods on his behalf, delivery by atonement or constructive delivery takes place, ठीक है। so this is about constructive delivery or delivery by atonement, ठीक है। relating to the delivery of goods, first rule है under section 32, that is delivery and payment are concurrent conditions unless otherwise agreed, delivery of goods and payment of price are concurrent conditions। concurrent conditions मतलब बहुत important conditions जो कि साथ ही साथ चलते हैं। अगर आप goods को deliver कर रहे हैं तो आपको price भी मिलेगा, ठीक है। unless otherwise agreed की पहले से agreement है कि ये credit sale है या ये आपको 1 month का मोहलत मिल रहा है, अगर ये unless and until otherwise agreed upon पहले से agree नहीं किया गया है, तो यही माना जाता है कि गुड्स की डिलीवरी के साथ साथ पेमेंट ऑफ प्राइस भी आएगा। सो these two are concurrent conditions, ठीक है। इज दैट क्लियर? In other words, the seller shall be ready and willing to give the portion of goods to the buyer in exchange for the price, and buyer shall be ready and willing to pay the price in exchange for portion of the goods, ठीक है, समझ में आ गया। जहां पर कैश सेल हो रहा है वहां पर दोनों पार्टीज को साइमल्टेनियसली अपने जो ड्यूटीज है, अपने जो ऑब्लिगेशंस है, उसको फुलफिल करना पड़ेगा। क्या ऑब्लिगेशंस है, क्या ड्यूटीज है, ये ड्यूटीज है, ये ऑब्लिगेशन है कि मैं एज अ सेलर आपको गुड्स डिलीवर जैसे ही करूंगी, आप एज अ बायर मुझे आप जो अमाउंट है, जो अग्रीड अमाउंट है, वो आप मुझे पे करेंगे। सो दीज टू आर concurrent conditions. Next is delivery actual, symbolic और constructive. We have discussed क्या होता है actual delivery, क्या होता है symbolic delivery and क्या होता है constructive delivery. किसी भी तरह का डिलीवरी हो, whether it is a actual delivery, symbolic delivery or constructive delivery, it must have effect of putting the goods in possession of the buyer and his authorized agent. आप किसी भी तरीके से वो एक्चुअल हो, सिंबॉलिक हो या कंस्ट्रक्टिव हो, अल्टीमेटली उसका पोजीशन किसके पास जाएगा, और बायर के पास या फिर ऑथराइज्ड एजेंट के पास। सो दिस इज अंडर सेक्शन 33, डिलीवरी में बी एक्चुअल, सिंबॉलिक और कंस्ट्रक्टिव, ठीक है। नेक्स्ट इज इफेक्ट ऑफ पार्ट डिलीवरी, सेक्शन 34। इफेक्ट ऑफ पार्ट डिलीवरी का क्या मतलब है, अनलेस अदरवाइज स्टेटेड, ठीक है। इसको हम एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। मैं सेलर हूँ, आप बायर हो, ठीक है। आप मेरे पास आए, आपने कहा मुझे 1000 क्विंटल गेहूं चाहिए, ठीक है। अब हमारा कोई अग्रीमेंट नहीं हुआ था कि मैं आपको पार्टली दूं या होली दूं, ठीक है। पूरा डिलीवरी एक साथ करूँ 1000 क्विंटल ऑफ फीड, या फिर मैं आपको पार्ट्स में दूं, ठीक है। अगर ऐसा कुछ नहीं हुआ और मैंने आपको पार्ट डिलीवरी कर दिया, ठीक है, तो ये आप पर है, आप उसको एक्सेप्ट कर सकते हैं एज अ बायर या नहीं कर सकते हैं।
लेकिन अगर हमारे में पहले से ही डिसाइडेड था कि मैं पहले आपको इस डेट पर 500 क्विंटल दूंगी, फिर दूसरे डेट पे 500 क्विंटल और दूंगी, देन इट इज वैलिड। ठीक है, सो where the part delivery is made in progress of the delivery of the whole, then it is treated as delivery of the whole and the property in whole of goods passed to the buyer. जहां पर पहले से डिसाइडेड था कि पार्ट में देंगे तो उसको हम होल प्रॉपर्टी होल रिस्क को ही देना मानेंगे, इसको ऐसे ही ट्रीट करेंगे। और where the part delivery is made with the intention of separating it from the whole, जहां पर पहले से डिसाइड था कि हाफ हाफ ही देंगे, that it is not treated as delivery of the whole and the property in portion of the goods only passes to the buyer which has been delivered। जहां पर पार्ट डिलीवरी करने का इंटेंशन था, ठीक है, जहां पर सेपरेट किया जा सकता है, वहां पर हम पूरी डिलीवरी को हम पार्ट डिलीवरी को होल ट्रीटेड नहीं कर सकते हैं। ठीक है, एक केस लॉ है, दैट इज बाय हैमर वर्सेस एंडरसन in 1850. A sold certain goods to B and instructed the wharfinger to deliver the goods to B, who has paid the price for them. Wharfinger कौन होते हैं, मैंने बताया था, वो वर्क अराउंड द सी। ठीक है, वो वॉर्फिंगर्स होते हैं। ए ने कुछ सामान बी को सेल किया और ए ने वॉर्फिंगर को बोला कि वो सामान बी तक पहुंचा देने के लिए, जो कि बी ने प्राइस ऑलरेडी पे कर दिया है। B thereafter weighted all the goods, accepted them and took away a part of them. B ने क्या किया, सब कुछ वे किया, देखा कि सब सही है, उसने एक्सेप्ट किया सारे गुड्स को, लेकिन वो बस कुछ सामान अपने साथ लेकर चला गया। ठीक है, बाकी पूरा सामान लेकर नहीं गया। इस केस में ये माना जाएगा कि डिलीवरी ऑफ पार्ट्स ऑफ गुड्स अमाउंटेड टू द डिलीवरी ऑफ द होल एंड द प्रॉपर्टी इन होल ऑफ द गुड्स पास टू द बायर। इस केस में यही माना जाएगा जो प्रॉपर्टी है, जो रिस्क है पूरे सामान का, वो पास हो चुका है बायर को। क्यों, बायर ने सारा सामान एक्सेप्ट कर लिया था, लेकिन लेकर गया बस कुछ ही पार्ट उसमें से, फिर भी यहाँ पर यही माना जाएगा कि होल गुड्स हैज पास टू द बायर। लेकिन यहीं पर अगर पहले से डिसाइडेड था कि 50% अभी लेकर जाएगा, 50% बाद में लेकर जाएगा बायर, तो उस टाइम पर जितना परसेंट वो लेकर गया है उतने परसेंट का ही प्रॉपर्टी in that percent of part of goods has to pass to the buyer. ठीक है, is that understandable? ठीक है, apply for delivery। अब आप मेरे पास आए कार खरीदने के लिए, आप बायर हैं, मैं सेलर। अब आपने खरीद लिया कार, सैंट्रो कार खरीदा फॉर एग्जांपल, आपने अमाउंट पे कर दिया। जब तक आप नहीं बोलेंगे कि डिलीवर करना है, तो आई एम नॉट बाउंड टू डिलीवर द गुड्स। ठीक है, जब तक आप अप्लाई नहीं करेंगे फॉर द डिलीवरी, द सेलर इज नॉट बाउंड टू डिलीवर द गुड्स। दिस इज सेड इन द दिस बायर टू अप्लाई फॉर डिलीवरी अंडर सेक्शन 39। ठीक है, if the buyer fails to apply, he cannot sue the seller for the non-delivery of the goods। अगर आपने डिलीवरी करने के लिए बताया ही नहीं, बोला ही नहीं कहाँ पर डिलीवरी करना है, डिलीवरी करना भी है या नहीं, तो आप मुझे स्यू कर नहीं सकते कि मैंने आपको गुड्स डिलीवर नहीं किया, इवन आफ्टर आपने सारा पैसा मुझे दे दिया। ठीक है, सो इट इज द ड्यूटी, इट इज द ड्यूटी ऑफ द बायर टू अप्लाई फॉर डिलीवरी। ठीक है, प्लेस ऑफ डिलीवरी, दिस इज अनदर थिंग। अगर आपका जो प्लेस आपने डिसाइडेड नहीं किया है कि किस जगह पर आपका जो आपने जो सामान खरीदा वो डिलीवर करना है, तो फिर क्या क्या रूल्स होता है। द प्लेस ऑफ डिलीवरी मे बी स्पेसिफाइड इन द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल एंड वेयर इट इज स्पेसिफाइड द गुड्स मस्ट बी डिलीवर्ड एट सच प्लेस ड्यूरिंग द बिजनेस आवर्स ऑन अ वर्किंग डे। जहां पर डिसाइडेड है कि फॉर एग्जांपल आपको ये गुड्स किडवाई नगर में, दिल्ली के किडवाई नगर में आपको ये पहुंचाना है। ठीक है, बायर ने अप्लाई किया, उसके बाद सेलर को बोला प्लेस ऑफ डिलीवरी इज दिस। So now it is the duty of the seller to give that or deliver that goods to the Kidwai Nagar in Delhi during the business hours of a working day। ठीक है, so this is if it is specified in the contract। लेकिन जहां पर कॉन्ट्रैक्ट में स्पेसिफाइड नहीं है कि प्लेस ऑफ डिलीवरी क्या होगा, तब वहां पर रूल्स होते हैं अकॉर्डिंग टू सेक्शन 36 ऑफ सबसेक्शन 1। कौन से रूल्स, अगर सेल हुआ, ठीक है, तो प्लेस ऑफ डिलीवरी कौन सा होगा, जहां पर सेल हुआ है एट द टाइम ऑफ सेल, वही प्लेस ऑफ सेल है। अगर डिलीवरी ऑफ सेल है, अगर मैंने फॉर एग्जांपल चांदनी चौक में बैठकर अगर मैंने आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल किया, तो वही दैट इज, अगर वो
कॉन्ट्रैक्ट में नहीं है कि ये जो लहंगा ये मैं कहाँ डिलीवर करूंगा, सो वहीं पर दैट इज द प्लेस ऑफ डिलीवरी. So in case of sale, the goods sold are to be delivered at the place where they are at the time of sale. जहां पर वो सामान है अभी मेरे गोडाउन में है, तो दैट इज द प्लेस ऑफ सेल. ठीक है. अगर अग्रीमेंट टू सेल हो रहा है तब भी जहां पर वो सामान है, द गुड्स आर टू बी डिलीवर्ड एट द प्लेस वेयर दे आर एट द टाइम ऑफ अग्रीमेंट टू सेल. जहां पर अग्रीमेंट ऑफ सेल हुआ है वहीं पर ही वो गुड्स की डिलीवरी मानी चाहिए. ठीक है. अगर आप फ्यूचर गुड्स में फ्यूचर गुड्स में डील कर रहे हैं, फ्यूचर गुड्स क्या होता है जो आपको मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ. फ्यूचर गुड्स जो कि अभी तक एग्जिस्ट नहीं करता है, जैसे मैं एक फार्मर हूँ, आपने मुझे कहा कि अगर आपके खेत में 1000 क्विंटल व्हीट हुए तो आप मुझे डिलीवर करेंगे. ठीक है. सो अगर फ्यूचर गुड्स में आपका और मेरा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल हो रहा है, then the goods are to be delivered at the place where they are manufactured or produced. जहाँ पर वो खेत उग रहा है, अगर कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ नहीं है कहाँ पर मुझे वो 1000 क्विंटल देना है, तो जहाँ पर वो मैन्युफैक्चर हो रहा है, जहाँ पर वो फ्यूचर गुड्स प्रोड्यूस हो रहा है, दैट विल बी कंसिडर्ड एज द प्लेस ऑफ डिलीवरी. ठीक है. सो दिस इज सेक्शन 36 ऑफ सबसेक्शन 1 फॉर डिलीवरी ऑफ गुड्स. अब किस टाइम पर डिलीवरी करना है, अगर बता दिया गया है कॉन्ट्रैक्ट में कि इस टाइम पर डिलीवरी होगा, पर्टिकुलर डेट टाइम बता दिया है, तो उसी टाइम पर आपको डिलीवर करना है. लेकिन अगर नो टाइम फॉर डिलीवरी इज फिक्स्ड इन द कॉन्ट्रैक्ट, द सेलर इज बाउंड टू डिलीवर विद इन अ रीजनेबल टाइम. अब ये रीजनेबल टाइम क्या होता है? रीजनेबल टाइम इज अ क्वेश्चन ऑफ फैक्ट. जैसा सिचुएशन होगा उसी के हिसाब से आपका रीजनेबल टाइम माना जाएगा. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, मैं एक टेलर के पास गई, मैंने एक सूट सिलवाना था, मैंने उनको बोला कि ये सूट आप सिलकर दे दीजिए. उन्होंने कहा ठीक है, आप पेमेंट कर दीजिए. मैंने पेमेंट कर दिया और उन्होंने कहा कि ठीक है, 5 डेज में, विद इन 5-6 दिन में मैं आपको आपका सूट बना के दे दूंगा. ठीक है. तो 5 दिन 6 दिन हो गए, अभी तक उन्होंने दिया नहीं. मैं पूछने गई, उन्होंने दिया नहीं. फिर 1 महीना हो गया. ठीक है. अब 1 महीना क्या रीजनेबल टाइम है? ये डिपेंड करता है इस फैक्ट पर कि वो एक बिजिएस्ट टेलर है या एक नॉर्मल टेलर है. ठीक है. लेकिन अगर वो 6 मंथ तक भी मुझे वो सूट सिलकर नहीं दे रहा है, सो दैट इज नॉट अ रीजनेबल टाइम. कितना भी बड़ा टेलर हो, 6 मंथ तक तो वो दे ही देगा. सो द रीजनेबल टाइम कम्स इन क्वेश्चन व्हेन इट इज अबाउट द फैक्ट. किस फैक्ट पर है, किस क्वेश्चन पर है, किस चीज पर वो कुछ का कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, इस पर डिपेंड करता है कि रीजनेबल टाइम क्या है. ठीक है. सो इफ देयर इज नो टाइम फॉर डिलीवरी इज फिक्स्ड इन द कॉन्ट्रैक्ट, द सेलर इज बाउंड टू डिलीवर देम विद इन अ रीजनेबल टाइम. ठीक है. अगर आप पेरिशेबल गुड्स में डील कर रहे हैं तो उसको डिलीवर विद इन रीजनेबल टाइम, मतलब जब तक वो खराब नहीं हो रहा है, खराब होने से जब तक वो सही है, एकदम परफेक्ट है, उतने टाइम पर डिलीवर करना ही आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है एज अ सेलर. ठीक है. पोजीशन ऑफ अ थर्ड पार्टी. अब वही जो मैंने आपको कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी में मैंने समझाया था, वही एग्जांपल इसमें आएगा कि अगर मेरे कोई सेंट्रो कार है, एक थर्ड, मैंने अपनी फ्रेंड को दिया, थर्ड पार्टी आया, थर्ड पार्टी ने अभी ही इमीडिएटली मुझसे डिलीवरी मांगा, तो द पर्सन जिसको मैंने वो कार दिया था, जिसकी पोजीशन में है, he acknowledged the buyer that he holds the goods on his behalf, on the seller's behalf, और जैसे ही वो सोल्ड हो जाएगा वो उसको ट्रांसफर कर देगा वो गुड. ठीक है. सो दैट इज गुड्स इन पोजीशन ऑफ अ थर्ड पार्टी. जो कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी में जो मैंने एग्जांपल दिया, दैट कम्स अंडर दिस गुड्स इन पोजीशन ऑफ अ थर्ड पार्टी. ठीक है. डिलीवरी व्हिच कम्स अंडर सेक्शन 36 ऑफ सबसेक्शन 5. अब आप यहाँ पर पूछेंगे कि मैम इसमें सेक्शन लिखना जरूरी है? यस, इस वाले क्वेश्चन में सेक्शन लिखना बहुत जरूरी है. अगर आप सेक्शन नहीं लिखेंगे तो आपके मार्क्स डिडक्ट होंगे, पर्टिकुलरली इस क्वेश्चन में. ठीक है. अगर ये क्वेश्चन आ रहा है तो इसमें आपको सेक्शन लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है. बाकी सब में आप सेक्शंस को इतना वो नहीं कर सकते, लेकिन जिसमें मैंने कहा है सेक्शन लिखना है, उसमें सेक्शन लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है. नाउ कम्स द एक्सपेंसेस ऑफ डिलीवरी अंडर सेक्शन 36 ऑफ सबसेक्शन 5. In the absence of a contract to the contrary, the expenses of putting the goods into a deliverable state must be borne by the seller. But all the expenses of
obtaining the delivery of goods must be borne by the buyer. अब इसका जो है पॉइंट उसको मैं एग्जांपल के थ्रू समझाती हूँ. फॉर एग्जांपल आप बायर है, मैं सेलर हूँ, आप मुझसे सेकेंड हैंड कार खरीद रहे हैं. अब वो कार डिलीवरेबल स्टेट पर नहीं है, मतलब आप एज अ बायर को अपने घर तक लेकर नहीं जा पाएंगे, ऐसे स्टेट में नहीं है. मतलब उसकी जो चारों टायर्स है वो पूरे रगड़े हुए हैं, पूरा पंचर्ड है, खराब है. सो ये सेलर की ड्यूटी है और कि वो चारों टायर्स ठीक करके बायर को दे, एक डिलीवरेबल स्टेट पे पहुंचाए. और वो जो 4 टायर्स ठीक करने का, वो डिलीवरेबल स्टेट में करने का जो एक्सपेंसेस है वो कौन बोर्न करेगा? वो सेलर बोर्न करेगा. तो in absence of a contract to the contrary, the expenses of putting the goods into the deliverable state must be borne by the seller. ठीक है. लेकिन इसके अलावा सारे बाकी जो एक्सपेंसेस है डिलीवरी करने का वो कौन बोर्न करेगा? वो बायर. ठीक है. So this is about expenses of delivery under section 36 of subsection 5. ठीक है. अब आते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट पर, दैट इज डिलीवरी ऑफ रॉन्ग क्वांटिटी. अब रॉन्ग क्वांटिटी क्या हो सकता है? या तो आपको कम क्वांटिटी दे दिया गया हो, या तो आपको ज्यादा क्वांटिटी डिलीवर कर दिया गया हो, या फिर आपको कोई मिक्स्ड क्वांटिटी डिलीवर कर दिया हो. फॉर एग्जांपल आपने मुझसे मैं आपका सेलर हूँ, आप बायर. ठीक है. आपने एज अ बायर मुझसे 1000 क्विंटल एमपी के गेहूं मंगवाए. ठीक है, परचेज. अब मैं आपको जब डिलीवरी कर रही हूँ, इधर मैं आपको 900 डिलीवरी कर रही हूँ, 900 क्विंटल. ठीक है, ये केस हो सकता है. दूसरा केस ये हो सकता है मैं आपको 1100 क्विंटल ऑफ व्हीट में आपको डिलीवर कर रही हूँ. ठीक है. या फिर ये हो सकता है मैं आपको 1000 क्विंटल तो डिलीवर कर रही हूँ, लेकिन एमपी के गेहूं नहीं, एमपी के साथ कोई और लोकल गेहूं को मिक्स करके मैं आपको पहुंचा रही हूँ. ठीक है. सो इन तीनों केस में क्या होगा? अगर शॉर्ट डिलीवरी हो रही है, मतलब मैं आपको कम क्वांटिटी दे रही हूँ एज अग्रीड, एज कॉन्ट्रैक्टेड, देन आपके पास एज अ बायर ये आपके पास राइट है टू रिजेक्ट द गुड्स. आप पूरे गुड्स को रिजेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप एक्सेप्ट कर सकते हैं गुड्स और आप 900 क्विंटल का ही प्राइस देंगे, आप बाकी 100 क्विंटल का प्राइस नहीं देंगे. सो दीज टू राइट्स यू हैव एज अ बायर. ठीक है. अब नेक्स्ट है, मैंने आपको एक्सेस में डिलीवर कर दिया. अगर एक्सेस में डिलीवर कर दिया, 1100 क्विंटल दे दिया इंस्टेड ऑफ 1000 क्विंटल जो कि कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, तो आपके पास फिर से 3 आपके पास ऑप्शन है. फर्स्ट, आप पूरे गुड्स को रिजेक्ट कर सकते हैं. ठीक है. आप पूरे 1100 क्विंटल को रिजेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप 1000 क्विंटल को एक्सेप्ट कर सकते हैं और 100 क्विंटल को आप वापस कर सकते हैं. ठीक है. और थर्ड क्या है ऑप्शन? आप पूरे 1100 क्विंटल को आप एक्सेप्ट कर रहे हैं और आप 100 क्विंटल का जो पैसा है वो आप एक्सेस में सेलर को दे रहे हैं. तो these three options are available to the buyer. ठीक है. डिलीवरी करवा रहे हैं, मतलब जो क्वालिटी या जो क्वांटिटी आपने बोला था देने के लिए, कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, उससे डिफरेंट कुछ आया है. Where the seller delivers goods of different description mixed with the contracted goods. तो बायर के पास क्या क्या ऑप्शंस है? फर्स्ट ऑप्शन, आप पूरे चीज को रिजेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप जितने चीज को आपने कॉन्ट्रैक्ट किया था वो एक्सेप्ट कीजिए और बाकी रिजेक्ट कीजिए. फॉर एग्जांपल वो 1000 क्विंटल में से 400 क्विंटल की बोरिया लोकल क्वांटिटी की थे और 600 क्विंटल एमपी के गेहूं थे. आप पूरे 600 एमपी के ले सकते हैं और 400 आप रिजेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप पूरे कंसाइनमेंट को रिजेक्ट कर सकते हैं. सो दिस इज अबाउट व्हेन योर डिलीवरी इज इन एक्सेस, शॉर्ट और मिक्स्ड. ठीक है. The next point, that is installment deliveries. This comes under section 38. Okay. Unless otherwise agreed, the buyer of the goods is not bound to accept delivery thereof by installments. Installments में अगर पहले से आपका कॉन्ट्रैक्ट हुआ है बिटवीन बायर एंड सेलर कि इंस्टॉलमेंट्स में अग्रीमेंट होगा तो ठीक है. अदरवाइज अगर नहीं हुआ तो क्या होगा? However, the parties so agreed, then only goods may be delivered by the installments. अगर नहीं हुआ, अगर ऐसा नहीं है, where there is a contract of sale of goods to be delivered by stated installments, which are to be separately paid for, and the seller or the buyer commits breach of contract as to one or more installments, this raises a question as to whether such a breach would constitute a breach of whole contract or only part of it. ठीक है. तो इसमें क्या कहा गया है? अगर तो आपके इंस्टॉलमेंट्स में डिलीवर हो रहा तो ठीक है, और अगर ऐसा कुछ कॉन्ट्रैक्ट बना है कि फॉर एग्जांपल 1000 क्विंटल्स का था
ऐसा कॉन्ट्रैक्ट था आपके और मेरे बीच में एज अ बायर सेलर कि मैं आपको 100 क्विंटल आपको दूंगी, इंस्टॉलमेंट्स में आपको गुड्स दूंगी, आप इंस्टॉलमेंट में अमाउंट पे करेंगे। अब मैंने आपको 100 क्विंटल्स फर्स्ट दिए, आपने उसका अमाउंट मुझे पे कर दिया। फिर नेक्स्ट 100 क्विंटल जब मैंने डिलीवर किया तब आपने अमाउंट पे नहीं किया। फिर नेक्स्ट क्विंटल मैंने जब आपको 100 क्विंटल दे दिया तब फिर से आपने अमाउंट पेमेंट नहीं किया। अब इसको क्या हम ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कह सकते हैं? इसका हमारा आंसर ये है कि अकॉर्डिंग टू सेक्शन 38 और सबसेक्शन 2 इट डिपेंड्स अपॉन द टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एंड सर्कमस्टेंसेस ऑफ द केस। कैसा टर्म्स है कॉन्ट्रैक्ट और सर्कमस्टेंसेस क्या है डिपेंड करता है। अगर कॉन्ट्रैक्ट में कुछ लिखा हुआ नहीं है तो दो चीजें इसमें कंसिडर किया जाएगा। तो क्वांटिटेटिव रेशियो व्हिच द ब्रीच बियर्स टू द कॉन्ट्रैक्ट एज टू होल, कितना परसेंट अभी भी बचा है डिलीवर करने के लिए और कितना अमाउंट उसने ऑलरेडी पे किया है उसका रेशियो देखेंगे। या फिर हम ये देख सकते हैं कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि ये ब्रीच ना करे, उसको देखकर हम बाकी गुड्स को डिलीवर करवा सकते हैं। सो दीज आर द ऑप्शंस एट द सेलर। ठीक है, लेते हैं मैपल ब्लॉक कंपनी लिमिटेड वर्सेस यूनिवर्सल फर्नीचर प्रोडक्ट्स लिमिटेड 1934। A contracted to supply to B 10 terms of blocks by 20 installments. The first 16 installments were satisfactory, but the 16th installment was defective. 15 इंस्टॉलमेंट तक तो सही था, 15 इंस्टॉलमेंट दे रहे थे, पैसे भी उनको मिल रहे थे, लेकिन जैसे ही 16 इंस्टॉलमेंट जब वो देने गया तब उसको पता चला कि वो डिफेक्टिव है, जो सामान है वो डिफेक्टिव है। However, the remaining 4 installments were again satisfactory. बाकी चारों सही थे, only the 16th installment was defective. अब ये माना गया the buyer could not reject the whole contract as there was no probability of default being repeated. अब जो बायर है उसके पास यहाँ पर वो पूरे कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल नहीं कर सकता और रिजेक्ट नहीं कर सकता क्योंकि देयर वाज नो प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट बीइंग रिपीटेड। ठीक है, लास्ट पॉइंट पर दैट इज डिलीवरी टू कैरियर और पॉट फाइंडर। अगर आप कैरियर को डिलीवर कर रहे हैं अंडर सेक्शन 39 देन आपके पास क्या राइट्स एंड ड्यूटीज है। Where the seller is authorized or required to send the goods to the buyer, delivery of goods to a carrier, whether named by the buyer or not, for the purpose of transmission to the buyer of the delivery of goods to a wharfinger for safe custody is a prima facie deemed to be a delivery of the goods to the buyer. Prima facie मतलब that is the main condition. ठीक है, इसमें दो ड्यूटीज दिए गए हैं सेलर के। दो ड्यूटीज क्या है? ड्यूटी टू मेक अ कॉन्ट्रैक्ट विद द कैरियर और द वॉरफिंगर। सेलर की ये ड्यूटी है कि वो कैरियर के साथ या वॉरफिंगर के साथ ये एक कॉन्ट्रैक्ट बनाए फॉर द सेफ ट्रांसमिशन और द कस्टडी ऑफ द गुड्स एज मे बी रीजनेबल कीपिंग इन व्यू द नेचर ऑफ द गुड्स एंड अदर सर्कमस्टेंसेस ऑफ द केस। अगर सेलर ने ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनाया तो बायर रिफ्यूज कर सकता है उस डिलीवरी को एक्सेप्ट करने। ठीक है, एंड द सेलर होल्ड द सेलर इज लायबल फॉर डैमेजेस। जब आप एक कैरियर के थ्रू डिलीवरी करवा रहे हैं या फिर वॉरफिंगर के थ्रू डिलीवर करवा रहे हैं, मतलब थ्रू सी रूट आप डिलीवर करवा रहे हैं टू द बायर, देन आपको वॉरफिंगर या कैरियर के साथ एज अ सेलर एक कॉन्ट्रैक्ट करना बहुत जरूरी है। अगर कि आप उसको सेफ ट्रांसमिशन से लेकर जाएंगे, आप उसको सही कस्टडी में रहेंगे एज पर द नेचर ऑफ द गुड्स। लेकिन अगर आपने ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया सेलर के साथ, कैरियर के साथ एज अ सेलर, देन जो बायर है उसके पास ये राइट है कि अगर जो सामान है वो डैमेज्ड मिले तो वो डिलीवरी नहीं ले सकता है एंड द सेलर इज लायबल फॉर द डैमेजेस। क्या है? टू इंटीमेट द बायर इन टाइम टू एनेबल देम टू इंश्योर द गुड्स। बायर को ये इनेबल करना कि वो गुड्स को इंश्योर करे। ठीक है, ये किसकी ड्यूटी है? सेलर की ड्यूटी है, बायर को पता है। इन टाइम where the goods are sent by route involving sea transit and it is usual to insure the goods, the seller must intimate the buyer in time to get the goods insured during the sea transit. But if the seller fails to do so and the goods gets damaged during the transit, the seller has to bear the risk from the same. अगर सेलर ने बायर को बोला नहीं कि इंश्योर कर लीजिए, when he is giving the goods, transferring the goods from a sea route, अगर बायर को उसने इंटीमेट नहीं किया कि आप इंश्योर कीजिए और उस बीच में डैमेज हो गया इन द ट्रांजिट, देन द रिस्क द सेलर हैज टू बियर द रिस्क फॉर द सेम। ठीक है,
लास्ट पॉइंट ये है liability of a buyer for neglecting or refusing to take the delivery of goods. This comes under section 44. Where the seller is willing to deliver and requests the buyer to take the delivery, but the buyer does not take the delivery within a reasonable time, he becomes liable to the seller to pay any loss resulting from the buyer's neglect or refusal to take the delivery of the goods and to pay reasonable expenses for care and custody of the goods. इसमें ये कहा गया है कि जब बायर ने सामान खरीद लिया और वो गुड्स देने से मना कर रहा है, नेग्लेक्ट कर रहा है, अभी नहीं बाद में, अभी नहीं बाद में, तब अगर कोई भी डैमेज होता है गुड्स में, ठीक है, तो दैट विल बी बियर बाय द बायर. और अगर कोई भी रीजनेबल एक्सपेंसेस खर्च हो रहा है, लग रहा है सेलर को फॉर द केयर एंड कस्टडी ऑफ द गुड्स, देन इट इज आल्सो हैव टू बी बियर बाय द buyer. So this is the liability of the buyer for neglecting or refusing to take the delivery of goods. Okay? So this is all about the performance of contractor. यहाँ पर कुछ questions है, just go through them. कुछ examples है, कुछ case studies है, ये case study है, यहाँ पर एक case study है, 2 case study, इसको पढ़ लीजिए. तो section लिखा हुआ है, section के अंदर इस चीज को read कर लीजिए. This makes the you to revise the whole thing. ठीक है? Any doubts you have? गुनगुन, जब मैंने सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट पढ़ाया था तभी मैंने बोला था सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट का मतलब ही होता है ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप. देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप एंड ट्रांसफर ऑफ पोजीशन. ठीक है, पोजीशन सेलर के पास हो सकता है इवन आफ्टर द सेल्स ऑफ गुड्स, लेकिन जैसे ही सेल होता है गुड्स का, इमीडिएटली इट हैज ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप. ठीक है, सो यू हैव टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप एंड ट्रांसफर ऑफ पोजीशन. ओके, इज दैट क्लियर गुनगुन? शुभांकृत, नाइस नेम. शुभांकृत, जो आपके 10 इयर्स है बाय शिवदास, वो आप एज अ रेफरेंस रख सकते हैं. ठीक है, आप जस्ट एग्जाम से पहले 2 दिन आप उसके क्वेश्चंस देख सकते हैं, लेकिन आंसर्स उसमें से रेफर मत कीजिए. आंसर इधर फ्रॉम माय नोट्स, फ्रॉम एसएल नोट्स और फ्रॉम अच्छे रेप्यूटेड बुक्स से ही रेफर कीजिए, क्योंकि उसमें आंसर्स बहुत वेग तरीके से दिया जाता है. सो डोंट कंसिडर दैट. आप उसको रिवीजन के लिए रखिए, उसमें से अच्छे अच्छे क्वेश्चंस होते हैं, उस क्वेश्चंस को एक्सट्रैक्ट कीजिए. दैट विल बी वेरी बेनिफिशियल. बट उसको सिर्फ आप एज अ स्टडी मटेरियल मत रखिए. आई हैव ऑलरेडी प्रोवाइडेड इन माय पीपीटीज. ठीक है, जो पीपीटीज मैंने आपके गूगल ड्राइव में दिया है, उस पीपीटीज में मैंने प्रोवाइड किया हुआ है स्टार्टिंग के 4-5 स्लाइड में कि आपके सिलेबस क्या क्या है. ठीक है, सो जस्ट स्ट्रिक टू योर सिलेबस. कहीं से भी पढ़िए, आप सीए के बुक से पढ़ रहे, सीएस के बुक से पढ़ रहे, किसी भी बुक से पढ़ रहे, लेकिन जस्ट स्टिक टू योर सिलेबस. इतना ज्यादा कुछ जो नहीं है आपके सिलेबस में वो मत पढ़िए. ठीक है, तो हैव टू डू दिस. आप लोग सेकंड सेमेस्टर में आगे हैं, इतने बड़े हो गए, आप क्लास स्कूल में नहीं पढ़ते कि आई हैव टू राइट द टॉपिक्स, कौन से एग्जाम में नहीं है. ठीक है, जो जो आपके सिलेबस में वो सब आपके टॉपिक्स में है. सो दिस इज हैव टू बी डन बाय योर साइड. सिलेबस क्या है वो मैंने आपको बता दिया, आपके एसएल की वेबसाइट में भी अवेलेबल है. सो आप उसमें से चेक कीजिए. जो नहीं है तो ऑब्वियसली आपको वो नहीं पढ़ना है. दैट इज वेरी सिंपल. यस, आई विल गिव यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर. ठीक है, 15 मेरे सारे क्लासेस कंप्लीट हो जाएंगे, उसी के बाद मैं गूगल ड्राइव में सबमिट दे दूंगी. ठीक है, यस, दैट इज एक्चुअली गुड. आकाश, मटेरियल में भी है. दिस इज लॉ. ये लॉ हर जगह पर ही अवेलेबल होगा. ठीक है, सेम ही है लॉ, क्योंकि दिस इज सेक्शंस, ये कोई थ्योरेटिकल नहीं है, दिस इज अ लॉ. सो ये हर स्टडी मटेरियल में ही अवेलेबल होगा, लेकिन वे ऑफ राइटिंग, वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग इज डिफरेंट. मैं थोड़े सिंपल वे में लिख रही हूँ, सिंपल वे में आपको समझा रही हूँ. मतलब द फर्स्ट जो आपके इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट था, वो सारे मैंने स्लाइड्स बना के आपको प्रोवाइड किए थे, क्योंकि बुकिश लैंग्वेज थोड़ा डिफिकल्ट था, इसीलिए. बाकी जो आपको मैंने पीडीएफ से पढ़ा रही हूँ उसमें बुकिश लैंग्वेज बहुत इजी है, दैट्स व्हाई. उसके साथ साथ जहाँ पर एग्जांपल की जरूरत है मैं एग्जांपल पुट कर रही हूँ. यू हैव टू राइट डाउन इन योर नोट्स कॉपी. जब आप रिकॉर्डिंग्स पे से सुन रहे हैं तब आप वो नोट्स कॉपी में आप एग्जांपल्स लिखते रहिए.
कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी रिंकी एंड अंकित, आप दोनों समझिए कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी क्या होता है, ठीक है, ध्यान से समझिए। मेरे पास एक सैंट्रो कार है, ठीक है, मेरा फ्रेंड आया मेरे पास, उसने बोला कि मुझे ये 1 महीने के लिए चाहिए, ठीक है, फॉर हिज यूज। मैंने उसको सेल नहीं किया, यहाँ पर कोई सेल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ है। नाउ व्हाट आई कैन डू, आई कैन गिविंग हिम माय कार फॉर 1 मंथ, ठीक है। अब इस बीच में मेरे पास राम आए, उन्होंने बोला कि मुझे आपकी सैंट्रो कार चाहिए फॉर 5 लाख रुपीज, मैं आपसे खरीदना चाहता हूँ। अब जो जो मुझे लगा डील बहुत अच्छा डील है, 5 लाख रुपीज तो मेरा मार्केट प्राइस भी नहीं है, तो मैंने कहा ओके फाइन, आई एम रेडी टू सेल द गुड्स, बट ये जो कार है वो अभी मैंने अपने दोस्त को दिया है। तो अब कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी कब होगा, जब मेरा दोस्त जो अभी जो बायर है उसको बताएगा, उसको एक्नॉलेज करेगा कि यस द गुड्स इज इन माय पोजीशन नाउ, अभी मेरे पास है, लेकिन जैसे ही आपके ये जो कॉन्ट्रैक्ट है, सेल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हो जाएगा, तभी मैं आपको ये गुड्स आप तक पहुंचा दूंगा। सो दैट इज अ कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी, ठीक है, और डिलीवरी बाय अटॉर्नमेंट, ठीक है। इज दैट क्लियर रिंकी एंड रजनी? ऐसे ही सिमिलरली रजनी, रिंकी एंड अंकित, रेलवे रिसिप्ट का भी कंसेप्ट सिमिलर टाइप का ही होता है, ठीक है। This is one of the example of this constructive delivery. By the end of this, by the first week of July, आपके ऑफलाइन क्लासेस होंगे। Yes, yes. SM Shukla writer is also good. Author वो author भी बहुत अच्छे हैं. You can refer from that. ठीक है नरगिस? XP Sahani or your SM Shukla, both the books are good. I have read that also. You can refer that. Place of delivery means the delivery of goods be delivered. Obviously, place of delivery जहाँ पर किस जगह पर वो प्रोडक्ट डिलीवर होगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कार, अब आपने मेरे शोरूम में आकर खरीदा, ठीक है, अगर कॉन्ट्रैक्ट में सेलर बायर के बीच में ये डिसाइड हुआ है कि ये कार मैं आपके प्लेस पर, आप जहाँ रहते हैं, फॉर एग्जाम्पल आप साउथ एक्स में रहते हैं, तो साउथ एक्स में आपको डिलीवर कराऊंगा, सो दैट इज अ प्लेस ऑफ डिलीवरी, ठीक है आकाश? नरगिस, देन आपको जो जो पार्ट जिस नेट से जहाँ से मिल रहा है, यू हैव टू टेक इट दैट फ्रॉम दैट पोर्शन, ठीक है। फर्स्ट सेमेस्टर का रिजल्ट जल्दी आ जाएगा, आपके जो फाइनल डेट शीट्स है, जो भी सब चीजें आपको नोटिफाई कर दिया जाएगा, ठीक है। नाउ इट्स योर ड्यूटी टू स्टार्ट स्टडिंग, ठीक है। नहीं, कोई प्रोजेक्ट आपको नहीं बनाना पड़ेगा। वेलकम आकाश। मैंने स्टार्टिंग में रिवाइज करवा दिया था अनपेड सेलर क्या होता है, अनपेड सेलर के क्या क्या राइट्स थे, मोस्ट ऑफ द क्लास में यही पढ़ाया गया था मैंने, ठीक है। जो कि एक कैरियर की तरह यूज किया जाता है, जिसका एक जैसे आपने देखा होगा, जब हम जहाँ शिप्स होते हैं वहाँ पर एक वुडन प्लेस होता है, वुडन जहाँ पर शिप्स रहते हैं, ठीक है, तो उसके जो मालिक होते हैं उसको वॉर फिंगर कहते हैं। वही जो आपके गुड्स इन ट्रांजिट होते हैं, सी के थ्रू जो गुड्स पहुँचाते हैं, वही रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है। ये इज एक्ट एज अ कैरियर फॉर ट्रांसफरिंग ऑफ योर गुड्स फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन, ठीक है। इतने सिंपल वे में आपको वॉर फिंगर का समझना है। ऑल दिस 12 पॉइंट्स, ठीक है। अगर ये 15 मार्क्स क्वेश्चन आ रहा है तो एटलीस्ट 10 पॉइंट्स आपको लिखना ही लिखना है, ठीक है। ऑल द यूनिट्स हैव बीन अवेलेबल इन माय गूगल ड्राइव, ठीक है। जस्ट सी माय रिकॉर्डिंग्स आफ्टर द क्लास, जहाँ से आपने ज्वाइन किया है वहीं पर आप क्लिक करेंगे तो फिर से आप रिकॉर्डिंग सुन पाएंगे। मैंने 2-3 बार कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी आपको समझा दिया है, आप फिर से सुनेंगे समझेंगे तो आपको समझ में आएगा। फिर भी आपको डाउट्स हो रहा है किसी पर्टिकुलर पॉइंट में, देन जस्ट मैसेज मी थ्रू टीम्स ऐप और थ्रू ईमेल, ओके। ऑफलाइन क्लासेस कब होंगी, कैसे होंगी, यूनिट ओवर हो चुका है, बस एक टॉपिक बचता है इसमें, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, ठीक है, विच इज अ वेरी स्मॉल टॉपिक। ये मैं आपके गूगल ड्राइव में डाल दूंगी बिकॉज वी डोंट हैव मच टाइम। इन द
नेक्स्ट क्लास आई विल स्टार्ट विद द यूनिट 4, ठीक है। यूनिट 4 में आपके LLP है, ठीक है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसमें वो एक पूरा 20 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, ठीक है। सो दैट इज वाई वो मैं कवर पहले कराऊंगी। एक छोटा सा टॉपिक है, अगर आप टाइम मिलता है इन द ऑनलाइन क्लासेस मैं कवर करवा दूंगी इन द लास्ट क्लास। और आप एक बार रीड कीजिए, यहाँ से आपको जिस पॉइंट को आपको समझ में नहीं आता इन ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, ठीक है, वो वाला पार्ट आप मुझसे पूछ लीजिए, ठीक है। सो अनदर थिंग इज दैट कि हमारे पास और रिमेनिंग ऑनलाइन क्लासेस में 4 क्लासेस बचे हुए हैं, ठीक है। वी विल मीट इन द मंडे एंड थर्सडे, देन मंडे एंड थर्सडे। सो उस 4 क्लासेस में 2 क्लासेस में मैं LLP पढ़ाऊंगी और 2 क्लासेस में IT एक्ट पढ़ाऊंगी, ठीक है। सो अगर IT एक्ट हमारा 1.5 क्लास में कंप्लीट हो गया तो दिस ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी विल बी कवर्ड इन दैट क्लास। अदरवाइज जिस दिन हम ऑफलाइन मीट करेंगे, ठीक है, तब मैं आपको ये ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी पढ़ा दूँगी, ओके। स्टिल मैं ये जो नोट्स है ये पूरा PDF मैं आपके गूगल ड्राइव में पोस्ट कर दूंगी। बहुत इजी है, ऑलरेडी मैं जो सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट पढ़ा चुकी हूँ आपको, वही सेम चीजें हैं, सर्टेन गुड्स, फ्यूचर गुड्स, स्पेसिफिक गुड्स, ये सब मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। यू शायद आपको याद होगा, ठीक है। सिमिलर चीजें हैं, केस स्टडीज के थ्रू बहुत इजीली दिया गया है, जस्ट गो थ्रू वंस। फिर भी आपको अगर डाउट होगा तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। This brings us to the end of this unit, unit 3, that is sales of goods act. Now in the next class we will cover our unit 4 and unit 5, okay. So anything else? Okay Ishita, good, recording से आप देख लेना। That's all for today, ठीक है। I will post all the study material in the Google Drive और अगर कोई भी doubt हो you can mail me. That's all for today. Thank you and have a nice day. Okay.